नमस्कार दोस्तों। तो आज का टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग और ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में मोस्टली क्वेश्चंस आपको कोडिंग और डिकोडिंग के टॉपिक से ही देखने को मिलते हैं। 3 से 5 क्वेश्चंस के बीच में आपको इसका वेरिएशन देखने को मिल सकता है। और इसकी क्लास की ये विशेषता है कि इसमें आप कोडिंग डिकोडिंग के जितने टाइप्स आपके लिए अनिवार्य हैं वो सारे टाइप्स आप कवर करेंगे। और हर एक के पीछे मैं आपको लॉजिक भी समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको लॉजिक क्रैक करना है और किस तरीके से दिए हुए कोड को डिकोड करना है। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग एकमात्र ऐसा सेक्शन है जिसमें आप कंप्लीट फुल में से फुल नंबर्स को ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका रीजनिंग में अच्छा स्कोर नहीं होता तो थोड़ा सा टफ हो जाता है आपका किसी भी एग्जाम में उसकी कट ऑफ को क्लियर करना। इसलिए रीजनिंग में हमेशा कोशिश यही करनी है आपको कि रीजनिंग में आप अपना 100% स्कोर करें। ठीक है, और 100% स्कोर करने के लिए ही ये बैच आपके लिए है। और इसलिए मैं आपको टॉपिक जो कोडिंग डिकोडिंग है बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। मैं मात्र 2 क्लासों में इस टॉपिक को खत्म करूँगा। ठीक है, ना मैं क्लास ज़्यादा खींचूँगा, मैं जितना बेसिक आपको समझा सकता हूँ वो इसी वीडियो में समझा दूँगा। नेक्स्ट वाले में मैं आपको उसके और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करवा दूँगा, ठीक है? लेकिन बहुत अच्छे से दोनों की दोनों क्लासेस को देखिएगा, क्योंकि कम अगर क्लासेस रहेंगी तो आपके पास टॉपिक कवर ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपन कोडिंग और डिकोडिंग को ही 1 हफ्ते तक लेकर बैठे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, 2 क्लासों में टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसकी एश्योरिटी मैं देता हूँ कि अगर आपने ये 2 क्लासेस अच्छे से देख ली तो आपका कोडिंग डिकोडिंग से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ठीक है, तो आइए मैं आपको समझाता हूँ इसका बेसिक और उसके बाद इसके क्वेश्चंस। अगर मैं बेसिक की बात करूँ तो कोडिंग और डिकोडिंग में हमें मेन जो पता होना चाहिए वो हमारे होते हैं अल्फाबेट्स। क्या पता होना चाहिए? अल्फाबेट्स। अब आप कहोगे अल्फाबेट्स तो हमने छोटे से छोटी क्लासों में भी पढ़े हैं, है ना? पहली क्लास का बच्चा भी आपका अल्फाबेट जानता है। डेफिनिटली सिर्फ उतनी ही नॉलेज आपको चाहिए। लेकिन आपको रीजनिंग में क्या होता है, देखो रीजनिंग अपने आप में कोई हार्ड टॉपिक तो होता नहीं है। रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ आपकी तार्किक बुद्धि काम करती है, आपकी लॉजिकल ब्रेन काम करता है। अगर आप लॉजिक बहुत अच्छे से क्रैक करने में बहुत सक्षम है तो डेफिनेटली आप रीजनिंग को बहुत तेजी से सीख जाएंगे। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको सीखने में आपको बहुत ही प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। बहुत आराम से सीख सकते हो, सिर्फ आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल सही तरीके से करना आना चाहिए। अल्फाबेट्स आप सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर अल्फाबेट्स का ऑर्डर याद करना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि आपके पास हर क्वेश्चन को तकरीबन 2 से 3 सेकंड समय मिलता है। उस 2 से 3 सेकंड में लॉजिक क्रैक भी करना होता है और उसी में ही आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करना होता है। तो ये दोनों काम तभी हो सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले देखो, हमने अल्फाबेट पढ़े, बस यहाँ पर आपको लिखने का तरीका जो लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप इस तरीके से लिखेंगे। मैं पहले भी आपके लिए लिख सकता था, पर मैंने पहले इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि आपके सामने जब मैं लिखूंगा तो आप जो है अंदर से उसका बार बार बोलेंगे तो रिवीजन आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। ठीक है, जिससे चीजें आपको समझ आ जाएंगी और चीजों को आपको बार बार रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, यही कारण होता है कि मैं अपने नोट्स जो है वो पहले से ना बनाकर आपके सामने ही इसको समझाता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपने अल्फाबेट लिख लिया, ABCDEFG करके जेड तक आपने सारे लिख लिए और ये सभी ने पढ़े हुए हैं। इस तरीके से लिखने के पीछे कारण ये होता है कि आप अगर यहाँ पर देखें, अगर आप यहाँ पर देखें तो m जो है वो 13 नंबर पर खत्म हो रहा है। ठीक है, यानी कि a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 1 है। 1 से लेकर 13 तक मैंने लेफ्ट टू राइट लिखा है और उसके बाद 14 से लेकर 26 तक मैंने इसको राइट टू लेफ्ट लिखा है। अब इसके पीछे लिखने का विशेष कारण यही है कि आपको ऑपोजिट ऑर्डर याद हो सके। ऑपोजिट ऑर्डर क्या होते हैं? ऑपोजिट ऑर्डर मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेफ्ट टू राइट स्टार्ट हुआ तो डेफिनेटली ए पहले ही आएगा। पर अगर अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर जेड से उसने स्टार्ट करवाया, मतलब कुछ कोड ऐसे होते हैं जिसमें जेड को फर्स्ट नंबर पे मान लेगा, तो इसका मतलब अगर उसने अल्फाबेटिकल ऑर्डर जेड से स्टार्ट किया तो जब जेड आपका 1 नंबर पर आ जाएगा और ए आपका 26 नंबर पर चला जाएगा। इसलिए आपको दोनों की दोनों पोजीशन याद रखनी होती है। बहुत सारे कोडिंग डिकोडिंग में यही किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में बताऊँ, सपोज करो यहाँ पर उसने लिख दिया FIX। ठीक है, और उसने कहा कि जो फिक्स का कोड है ना, जो आपका फिक्स का कोड है, उस फिक्स के कोड को उसने क्या बोल दिया आपसे कि फिक्स के कोड में आपको कह दिया कि फिक्स का जो कोड है वो 42 है। ठीक है, ये उसने लिख दिया। और अगला उसने ये लिख दिया कि जैसे आपने कैट लिख दिया तो उसने कह दिया जो कैट का कोड है, अच्छा इसको मैं ए की मार्कर से ले लेता हूँ, है ना? उस चीज की मैपिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे, इसलिए मैं इसको इसी मार्कर से ले लेता हूँ। जैसे कैट है, ठीक है, उसने कैट का जो कोड है वो कैट का कोड आपको ये दे दिया। वो कोड आपको क्या दे दिया?
57 दे दिया। ठीक है, अब आपको ये लॉजिक क्रैक करना है कि जिस तरीके से फिक्स को 42 लिखा गया है और कैट को 57 लिखा गया है, तो बताओ उसी तरीके से GUN का क्या आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से समझना है, जरूरी नहीं है कि एफ आपका बिल्कुल सीधे ऑर्डर से 6 नंबर पे लिया, कभी कभी उसका जो लॉजिक होता है वो रिवर्स ऑर्डर पे काम कर रहा होता है। इसलिए आपको यही ध्यान देना है, पहले आप इसका सीधा ऑर्डर चेक कर लेते हैं। ठीक है, हम पहले इसके सीधे ऑर्डर को चेक कर लेते हैं। अगर एफ की जगह आप इसकी एफ की पोजीशन देखो तो 6 नंबर पर आ रही है, यहाँ पर एफ 6 नंबर पर है। और आई की बात करें तो आई आपका 9 नंबर पर आता है। अभी हम बिल्कुल सीधी पोजीशन पर चलते हैं। और एक्स की बात करें तो एक्स आपका 24 नंबर पर आता है। क्या ऐसे करके 42 बना गया होगा? तो आप कहोगे 24 9 33 33 और 6 39। नहीं जी, ऐसे तो नहीं बना। इसका मतलब क्या इस तरीके से तो नहीं बनाया गया कि एफ की पोजीशन को रिवर्स ऑर्डर में लिया हो। भाई आपने लेफ्ट टू राइट पोजीशन में 6 9 24 रख के देख लिया, अब आप इसका रिवर्स ऑर्डर रख के देखो। अब रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या होता है? अगर आपका अल्फाबेट यहाँ से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, इधर से हो जाएगा 14 15 16 17 18, ये हो जाएगा 19, ये आपका 20, ये आपका 21, ये आपका 22, ये 23, 24, 25 एंड 26। अगर वो Z से इसको स्टार्ट करता है तो आपका F का पोजीशन क्या आ रहा है? आप कहोगे आपके F का पोजीशन 21 आ रहा है। I का पोजीशन क्या आ रहा है? I का पोजीशन 18 आ रहा है। और X का पोजीशन क्या आ रहा है? 3। क्या इनका टोटल बन रहा है 42? आप कहोगे 21 और 18 कितने होते हैं? 39, 39 प्लस 3 यानी कि 42। हाँ, ये लॉजिक इसमें सेट हो गया, लेकिन यही सेम लॉजिक इसमें भी सेट होना चाहिए। अगर सेम लॉजिक इसमें सेट हो गया तो आप लॉजिक क्रैक कर गए। अब सी की रिवर्स पोजीशन क्या है? 24। ठीक है, ए की रिवर्स पोजीशन क्या है? 26। और टी की रिवर्स पोजीशन क्या है? 7। अगर आप इसे ऐड करोगे तो देखो 24 26 50 50 और 7 57, बिल्कुल सही, यानी कि आपने लॉजिक क्रैक कर लिया। और अगर आपने लॉजिक क्रैक कर लिया, आप गन को डिकोड कर दो। भाई आप कहोगे जी का रिवर्स ऑर्डर होता है 20, यू का रिवर्स ऑर्डर आपका होगा 6 और एन का रिवर्स आपका 13। 13 6 19, 19 और 20 39, यानी कि गन का जो डिकोड होगा या गन का जो आंसर होगा दैट इज 39। तो इस तरीके से आपको ये पैटर्न सीरीज वाइज भी याद रखना है और रिवर्स ऑर्डर में भी याद रखना है। और ये बस समझ, ठीक है, ऐसा आपको ये बातें याद रखनी है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये बनाकर भी दिखा रहा हूँ, यही मैं आपको यहाँ पर बनाकर भी दिखा। अब आप कैसे तैयार करेंगे फिर दोबारा से देख लीजिए। यहाँ पर आपको पूरी की पूरी काउंटिंग ऐसे ही लिखनी है, ABCDFGHIJKL और फिर क्या लिखेंगे नीचे? NOPQRSTUV, इसको रफ कर देते हैं, UVWXY और Z। आपको इसका सीरियल वाइज ऑर्डर और रिवर्स ऑर्डर दोनों याद रखना है। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि A और Z एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर है। ठीक उसी प्रकार से B और Y दूसरे के रिवर्स हैं, C और X एक दूसरे के अपोजिट ऑर्डर है। तो ये जो आपके सामने हर लेटर के सामने जो दूसरा लेटर लिखा हुआ है ना, वो आपका रिवर्स ऑर्डर है। वो आपका क्या है? रिवर्स ऑर्डर है। और मैं आपको एक क्वेश्चन का और टाइप दिखाता हूँ जो रिवर्स ऑर्डर पे आ सकता है और आता भी है। अगर किसी ने एग्जाम्स और थोड़े से 1 2 एग्जाम दे रखे होंगे ना, तो उसने कहीं ना कहीं ये पैटर्न जरूर देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, वो इस तरीके से लिखा हुआ एक लेटर होगा कि FJLR, ठीक है, और P, और इसका डिकोड दे रखा होगा, यानी कि ये कोड होगा और इसका डिकोड आपको दे रखा होगा U, ठीक है, ये दे रखा होगा Q, ये दे रखा होगा आपको O, और इधर लिख रखा होगा I, और इधर लिख रखा होगा आपको K। ठीक है, तो आपको ये कहा गया होगा जिस तरीके से इस वाले लेटर को ये लिखा जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से आपको लिखकर दिखाना है DWXZ को। अब कैसे लिखोगे? आपको यहाँ यही पकड़ना है कि F और U ये दोनों तो एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर है। ऐसे ही J और Q, यानी कि J और Q ये भी एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर है। तो आपको लॉजिक क्रैक हो गया कि आमने सामने मतलब जो कोड का डिकोड किया गया है वो उसके ऑपोजिट लेटर के साथ ही उसको डिकोड किया गया है।
तो सेम वही पैटर्न यहाँ होगा। तो बताओ डी का ऑपोजिट क्या होगा? डब्ल्यू। डब्ल्यू का ऑपोजिट क्या होगा? डी। एक्स का ऑपोजिट क्या होगा आपका? सी। और जेड का ऑपोजिट होगा ए। यानी कि डी डब्ल्यू एक्स जेड का जो डिकोडिंग होगा वो डब्ल्यू डी सी ए होगा। आई बात समझ? इस तरीके से आपको ये चीजें समझनी है, इसलिए रिवर्स ऑर्डर बहुत जरूरी है। ठीक है। और डिकोडिंग और कोडिंग में यही बेस है, यही बेस है। क्या आपको अब इसको रटना पड़ेगा? तो देखो, रटने की आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ों की मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। और उसके साथ साथ आप जब भी पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो आप 5 से 10 सेकंड सिर्फ इसकी एक बार ये टेबल आप ठीक से बना लेना अपने पेज पर। ठीक है। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप 5 से 6 सेकंड में इस टेबल को डिज़ाइन कर लोगे तो आपको बार बार एक तो लेटर की दिक्कत नहीं रहेगी कि कौन सा लेटर किसके साथ है। ठीक है। एक तरीका तो बेस्ट ये हो सकता है। देखो 5 सेकंड हर क्वेश्चन में आप 10 सेकंड गवाओगे, उससे बढ़िया 5 सेकंड में इस टेबल को तैयार कर लो, क्योंकि 3 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते ही आते हैं। और ये आपका स्कोरिंग टॉपिक होता है, कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है। एसएससी में इसका वेटेज अच्छा होता है और आरपीएफ में भी इसका वेटेज आपको अच्छा मिल सकता है। तो इसलिए आपको हर टॉपिक पे तैयार रहना है। ठीक है। जरूरी थोड़ी है कि पिछली बार जैसा पैटर्न रहा था, अगर पिछली बार एक क्वेश्चन आया तो इस बार भी एक क्वेश्चन आएगा, ऐसा तो है नहीं भाई। रीजनिंग में तो सारे के सारे ही टॉपिक आपको तैयार करने होते हैं, तो इसलिए आपको हर तरीके से हर टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना है। ठीक है। मैंने ये इसकी काउंटिंग भी लिख दी है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो हर लेटर का जो रिवर्स ऑर्डर है, इन दोनों का टोटल जरा आप देखो। ए की पोजीशन 1 है, जेड की पोजीशन 26 है। यानी कि अगर आप ए और जेड का टोटल देखोगे तो आपको 1 + 26 यानी कि वो 27 ही मिलेगा। ऐसी अगर आप कोई भी लेटर उठा लो, जी प्लस टी, अगर जी और टी का आप ऑर्डर देखो तो जी 7 पर आता है तो टी 20 पर आता है, इसका भी टोटल आपको 27 मिलेगा। कोई भी जो भी आपकी इच्छा करे। एल प्लस ओ को देख लो, एल और ओ दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि 12 + 15, इसका भी टोटल आपको 27 मिलेगा। तो यहाँ से आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि आपका जो सीक्वेंस वाइज लेटर आता है और उसका जो ऑपोजिट लेटर आता है, ठीक है, यानी कि लेटर प्लस ऑपोजिट पेयर, इन दोनों का जो टोटल होगा वो आपका कितना होगा? 27 होगा। कितना होगा? 27 होगा। ये आपको याद रख लेना। ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि मुझे बताओ क्यू का ऑपोजिट पेयर क्या होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्यू की जो पोजीशन है वो 17 पर है। तो इसका मतलब इसका जो ऑपोजिट होगा उसका टोटल 17 के साथ मिलकर 27 बनना चाहिए, यानी कि वो 10वें नंबर पर आ रहा होगा। और आप सभी जानते हैं 10वें नंबर पर कौन आता है? जी। तो यहाँ से आप इसके ऑपोजिट पेयर को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है। कि क्यू का ऑपोजिट पेयर क्या होगा? जे होगा, क्योंकि लेटर के अपोजिट पेयर का दोनों का टोटल हमेशा 27 होता है। ये वाली बात आप याद रखिए। बात आई समझ? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब इसमें आप एक चीज और समझ लो। अब वो एक चीज और क्या समझनी है? अब कुछ ट्रिक्स आपको समझा देता हूँ। ठीक है। एक काम करते हैं, अब आपको कुछ ट्रिक्स बहुत अच्छे से समझाऊंगा, इन्हें बहुत अच्छे से आप नोट करना। ठीक है। तो मैं आपको ये लिखवा रहा हूँ ना, ये बहुत अच्छे से आपको समझने वाली चीज़ है। यहाँ पर कुछ लेटर्स का पैटर्न मैं आपको याद करवाता हूँ। ठीक है। लेटर का पैटर्न कैसे याद करना है वो देखो। जैसे एक ट्रिक आपकी होती है जिसमें आप 5 नंबर पे आने वाले, 10 नंबर पे आने वाले, 15 नंबर पर आने वाले, 20 नंबर पर आने वाले और 25 नंबर पे आने वाले लेटर को बहुत आसानी से, यानी कि 5 के मल्टीपल के लेटर्स आपको याद करने की सबसे शानदार ट्रिक है। और ये लगभग हर किसी के उसमें सेम ही है। ठीक है। क्या होती है ट्रिक? आप कहोगे ई पर आता है, यानी कि 5 पर आता है आपका ई, 10 पर आता है जी, 15 पर क्या आता है? ओ, 20 पर क्या आता है? टी, और 25 पर आता है क्या? वाई। तो इसको याद करने की एक ट्रिक होती है ई ज्योति। अगर आपको ई ज्योति याद है तो बहुत सारे लेटर तो आप इसी के आसपास याद रख लो। जैसे आपको पता है कि ई ज्योति जो है वो बी 5, 10, 15, 25 इन इन पोजीशन पर आती है। आप चेक कर लो। अगर आप ई को देखोगे तो आपको 5 पे मिलेगा, 10 पे आपको जे मिलेगा, ठीक है, 15 पे आपको ओ मिलेगा, 20 पर आपको टी मिलेगा और 25 पर आपको वाई मिलेगा। यानी कि 5 के मल्टीपल याद करने की जो ट्रिक होती है वो आपकी होती है ई ज्योति। कुछ और लेटर्स की भी पोजीशन आप यहाँ पर याद कर सकते हो। जैसे मैं समझा देता हूँ, देखो ये सब ट्रिकी है। मेन तो मैं आपसे अब भी यही कह रहा हूँ कि आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। एक तो ऐसा होता है कि आप आज याद रखोगे, शायद 10 दिन बाद आप इसे भूल भी जाओ, क्योंकि जैसे ही दूसरे टॉपिक पे आओगे शायद ट्रिक आपकी दिमाग से निकलती चली जाए। लेकिन अगर कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है तो बहुत आसानी से चीज़ें आप कर सकते हो टैकल। ठीक है। सारी होती है ईज होती है, लेकिन हर चीज़ की ट्रिक पॉसिबल हो ऐसा मैं आपको कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ जिससे आप याद रख सकते हो। जैसे
अगर मैं एफ की बात करूं तो इस एफ को आप ऐसे याद रख सकते हो कि एफ को आप बोलते हो फिक्स, आप क्या लिख सकते हो फिक्स, और इसी फिक्स को आप क्या बोलोगे सिक्स, क्या बोलोगे सिक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा अगर याद करना है तो एफ, एफ को आप क्या लिख सकते हो फिक्स, और फिक्स को क्या बोल सकते हो सिक्स। ठीक है, यानी कि अगर टीम इंडिया वर्ल्ड कप में है और सामने अगर विराट कोहली है तो डेफिनेटली ये पक्का है, ये फिक्स है कि अब लगने वाला सिक्स है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि एफ का मतलब फिक्स, फिक्स का मतलब सिक्स, यानी कि एफ की पोजीशन आपको याद हो गई 6। क्या पोजीशन याद हो गई 6। इस पोजीशन को हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, और ट्रिक भी मैंने आपको बता दी कि फिक्स, फिक्स का मतलब विराट कोहली अगर खेल रहा है तो फिक्स है कि आपका क्या लगेगा सिक्स। ठीक है, उसके बाद अगले लेटर की अगर हम बात करें तो एच। अब एच का कैसे याद करते हैं, देखो अगर आप एच को ध्यान से देखो तो एच कुछ ऐसा बना हुआ दिखता है आपको, है ना, ऐसे ही दिख रहा है ना एच, एच ऐसे ही बनाते हो ना। अब एक काम करना, इसके ऊपर के इस लाइन को मिला दो और नीचे से इन दोनों लाइन को मिला दो। अब ये आप मुझे बताना मैथ का कौन सा नंबर दिख रहा है आपको, ये डेफिनेटली 8। तो यहां से आपको याद हो जाएगा कि एच की पोजीशन क्या होती है 8, एच की पोजीशन क्या होती है 8। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसी तरीके से आप सारी मतलब बहुत सारे लेटर्स की पोजीशंस को याद कर सकते हो आराम से। एक और दिखा देता हूँ, जैसे आई, भैया आई को ऐसे ही तो लिखते हो आप, यही होता है ना आई। और आई अगर आप यहाँ पर आई को देखो और आई में अगर आप उल्टा पी बना दो कुछ ऐसे करके, अगर आप आई में उल्टा पी बना दो तो कौन सा नंबर दिखेगा आपको, कौन सा दिखेगा नो। यानी कि आप यहाँ से याद कर सकते हो आई नो, आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो आई नो। लेकिन इसमें इस नो को आप क्या समझोगे, इस नो को आपको ये वाला नो समझना है। आई नो, मुझे पता है कि जब भी कोहली खेलेगा तो फिक्स है कि सिक्स लगेगा। ठीक है, तो ऐसा आप याद कर सकते हो आई नो, मुझे पता है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे कुछ लेटर्स में आपको ये ट्रिक्स देखने को मिल जाती है। और अपोजिट लेटर की भी ट्रिक आपकी होती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक शानदार ट्रिक ये है कि जैसे टी है, भैया टी आपको पता है, टी को याद करने का तरीका ये भी है T20। T20 तो आपने सभी ने देखा होगा, क्रिकेट में एक टूर्नामेंट होता है T20 का। तो इसलिए आप यहाँ से टी की पोजीशन को याद रख सकते हो कि टी आपका कौन से नंबर पर आएगा, 20 नंबर पर आएगा। कौन से नंबर पर आएगा, 20 नंबर पर आएगा। ऐसी जी को याद किया जा सकता है, जी को ऐसे ही बनाते हो ना, देखो जी को ऐसे ही बनाते हो, पहले ये और फिर ये और फिर ये। ठीक है, बस आज के बाद जब जी बनाओगे ना तो जी बनाते वक्त ये नीचे वाला लेटर देखना ध्यान से, ये। ठीक है, और ये लेटर अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको क्या दिख रहा है 7। तो बस याद रखना जी का जो पोजीशन होता है वो क्या होता है 7 होता है। जी का पोजीशन जो होता है वो क्या होता है 7 होता है, याद रख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ लेटर्स की मैंने आपको बता दी। देखो ई ज्योति से 5 लेटर की पोजीशन याद हो गई, यहाँ से 6 7 8 और 9, यानी कि 9 लेटर्स की आपको मैंने पोजीशन बता दी, बाकी तो इसी के आसपास होते हैं। अच्छा, एम और एन आप ऐसे याद कर सकते हो कि एम और एन की अगर मैं बात करूं तो एम और एन ये एक दूसरे के ऑपोजिट ऑर्डर भी हैं, तो इसलिए एम की पोजीशन आप याद रखोगे, एम का मतलब होता है मैं तेरा। क्या याद रखना है, मैं तेरा। ठीक है, क्या याद रखना है, मैं तेरा। और जब मैं तेरा हूं तो इसका मतलब इसका नंबर क्या हो जाएगा 13। और एम का ही जस्ट अपोजिट क्या होता है 14, एम का ही अपोजिट क्या होता है 14। तो यहाँ से एन को आपने क्या याद रखना है एन 40, क्या याद रखना है एन का 14। ठीक है, तो इसलिए एन को याद रख लो, एन 14 पर होगा, मैं 13, जी से 7 बना दिया, टी से 20 बना दिया, फिक्स से 6 बना दिया, एच से 8 बना दिया, आई से 9 बना दिया। आई बात याद समझ। तो इतनी चीजें अगर आपको पता है तो अब आपको लेटर्स याद करने में दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। बताओ, अब भी अगर दिक्कत आएगी तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। अब मैं आपको कुछ अपोजिट लेटर भी याद करवा देता हूँ, देखो अपोजिट लेटर कैसे याद करने हैं, उनकी भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, देखो याद करने को बहुत कुछ है, लेकिन अगर समझ आ गया ना ठीक से तो सिर्फ समझने के लिए एक बार ही ठीक से समझना है, उसके बाद बार बार एक चीज को आपको रिपीट होकर बार बार किसी अलग अलग टीचर से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि रीजनिंग तो ऐसी चीज है, अगर आपको एक बार समझ आ गई तो उसके बाद आप इसके क्वेश्चन लगाओ और फिर रीजनिंग के टॉपिक को खत्म करते चले। समझ रहे हो बात को। देखो यहाँ पर मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इसके जो ऑपोजिट पेयर है ना वो भी याद करना सिखा रहा हूँ, देखो उसकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊँ। ठीक है,
क्योंकि मैंने कहा है कि बेस आपका मैं स्टोन कर रहा हूँ। देखो, जैसे ए और जेड ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट लेटर, ऐसी बी और वाई एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपका सी और एक्स एक दूसरे के अपोजिट लेटर है या नहीं। ऐसी डी और डब्ल्यू ये भी एक दूसरे के अपोजिट लेटर है। और एक आपका क्या है, ई और वी, ठीक है। अब इसको याद कैसे करें, ट्रिक देख लो भैया। ए जेड का मतलब क्या होता है, आज। ए जेड की ट्रिक क्या है, आज। आज से याद रखो, आज मतलब ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट लेटर, ठीक है। ऐसी बी वाई से आप क्या याद रखोगे, बाई। क्या याद रखोगे, बाई, ठीक है। बाई का मतलब क्या होगा, बी वाई का अपोजिट लेटर होगा। याद रखना, आज में आज को जब आप लिखोगे तो कैसे लिखते हो, ऐसी तो लिखते हो ए और जेड। अरे लैंग्वेज जब आप एसएमएस लिखते हो तो एसएमएस में आज को ऐसे ही तो लिखा जाता है ना। और आप जे भी बना देते हो, यार आप ऐसा मत करो, आप आज ही याद रख लो, ठीक है। ऐसे ही याद रख लो, वो ज़्यादा बेटर है। बी वाई का मतलब बाई हो जाएगा। सी एक्स अगर इसको एक साथ पढ़ोगे तो आप इसे क्या बोलोगे, सिक्स। क्या बोलोगे, सिक्स। सिक्स से आप याद रखोगे कि सी का जो अपोजिट लेटर होता है वो आपका क्या होता है, बताओ क्या होता है, वो अपोजिट लेटर आपका एक्स होता है। ऐसी डी डब्ल्यू, देखो डी डब्ल्यू से बड़ी बेहतरीन। अब डी डब्ल्यू कैसे याद रखें, तो डी डब्ल्यू से आप ड्यू, है ना, ड्यू में आपको यू आ जाएगा तो वो दिक्कत करेगा। एक काम करते हैं, इसको ये वाली ट्रिक बना देते हैं, डी डब्ल्यू से दिल वाले। आय हाय मजा आ गया, दिल की बात सुनते ही मजा आ गया है, दिल वाले, ठीक है। तो दिल वाले से आप इसको याद रख सकते हो बहुत आराम से कि डी डब्ल्यू का मतलब होगा दिल वाले, ठीक है। अच्छा, ई और वी से क्या याद रखोगे, तो ई और वी से आप ऐसे याद रख सकते हो कि आप इसको याद रख लो इवनिंग से। इससे याद रख लो इवनिंग से, क्योंकि आपको पता है इवनिंग में ई और वी शुरू के ही दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो ए का अपोजिट क्या होगा, आज, बाई, सिक्स, दिल वाले और इवनिंग। देखो ये वाले अपोजिट लेटर याद हो गए या नहीं हो गए, बाकी भी याद हो जाएंगे। बाकी को भी देख लो, बाकी को कैसे याद करना है। जैसे अगला अपोजिट लेटर है एफ यू, ठीक है। फिर है आपका जी टी, फिर है आपका एच एस, और फिर क्या होगा आपका आई आर, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या है जे क्यू, और फिर क्या होगा आपका के पी, और उसके बाद क्या होगा एल ओ, और फिर होगा एम एन। अब इसको याद कैसे करेंगे, आओ जी इसको भी याद करने की ट्रिक सीख लेते हैं। अगर एफ यू को आपको याद करना है तो एफ यू को याद करने की ट्रिक आपकी क्या होती है, आप एफ यू को याद कर सकते हो फू। फू, फू करके याद कर लो, ठीक है। फू का मतलब क्या होगा, एफ यू फू, ठीक है। जीटी, भैया जीटी से तो आप याद रख लो जीटी रोड। जीटी रोड, पता है ना आपको जीटी रोड किसने बनवाई थी, बताओ। जीटी रोड किसने बनवाई थी, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी, एग्जैक्टली शेर शाह ने, ठीक है। एच एस की बात करें तो एच एस को कैसे याद रखोगे, देखो एच एस को याद करने का तरीका दिखाऊं, यो पाजी, हनी सिंह। क्या याद रख लो, हनी सिंह। हनी सिंह में एच हनी के लिए और एस सिंह के लिए, तो एच एस आपका हनी सिंह से आपको अपोजिट लेटर याद हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ऐसी आई आर की बात करूं तो आई आर के लिए आप याद रख लो इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे, ठीक है, इंडियन रेलवे। और जे क्यू को अगर आपको याद रखना है तो जे क्यू को कैसे याद करोगे, जेब कतरा। कैसे याद रखोगे, जेब कतरा। भैया ये ट्रिक है, याद करने की ट्रिक है बस, ठीक है, जिससे आपको उसके ऑपोजिट लेटर याद करने आसान हो जाए। तो जे क्यू से जेब कतरा, यानी कि जे और क्यू एक दूसरे के ऑपोजिट लेटर होते हैं। याद रहेगा या नहीं रहेगा। अच्छा, केपी से कैसे याद रखोगे, देखो ये केपी से बताऊं, केपी से याद रख लो कमला पसंद। क्या तुम्हें कमला पसंद है भाई, तो कमला पसंद, तो आप केपी से याद रख सकते हो कमला पसंद। ऐसी एलओ से क्या याद रख सकते हो भैया, एलओ से तो बढ़िया चीज है लव, प्रेम, प्यार, ठीक है। और लव में एल और ओ एक दूसरे के आपके क्या होंगे, ऑपोजिट लेटर होंगे। इसके बाद एम एन को कैसे याद रखोगे, तो एम एन को याद रखने के लिए आपके पास असली ट्रिक है मन। एम एन का मतलब क्या है, मन, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए मैंने आपको ये वाली ट्रिक भी बता दी है, जिससे आप ऑपोजिट लेटर आराम से याद कर सकते हो। देखो फू, जीटी, उसके बाद क्या होता, हनी सिंह, इंडियन रेलवे, जेब कतरा, कमला पसंद, लव और मन। लव और, अब आपको याद आई, ठीक है। तो इन ट्रिक्स के थ्रू आप अपोजिट लेटर याद कर सकते हो, इन ट्रिक्स के थ्रू उनकी पोजीशन याद कर सकते हो,
और ये आपका बेसिक है ही, जिसके तहत आप लेटर की पोजीशन को रिवर्स में और सीक्वेंस दोनों में याद कर सकते हो। ठीक है, और याद रखना है सीक्वेंस में और उसके अपोजिट लेटर का जो दोनों का टोटल होता है वो हमेशा कितना होता है, 27 होता है। कितना होता है भाई, 27 होता है। ठीक है, इस वाली बात में, और ये वाला स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी। आओ एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आज की क्लास में हमने बेसिक क्लियर कर लिया है। क्वेश्चन के तहत मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन उठा लें, चलो इसको ही उठा लें, इसको ही। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पेंट है PAINT, ठीक है, इस पेंट को हमने क्या लिखा हुआ है, टॉप को क्या लिखा हुआ है, टॉप को हमने लिखा हुआ है 50। का तरीका क्या होता है, देखो पहले आपको क्या होता है कि सबसे पहले आपको थोड़ा सा टाइम लगता है कोड को डिकोड करने में। मैंने बोला कि 3 से 5 क्वेश्चन इसके मिलते हैं क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है। अगर किसी को इसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है ना, तो डेफिनेटली वो एक क्वेश्चन में बहुत सारा टाइम ले जाएगा और इतने टाइम आपके पास होगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप कैसे याद रखोगे भाई, याद रखने की ट्रिक क्या होती है, आपको सिर्फ पोजीशन याद होनी चाहिए। अच्छा, पी की पोजीशन मैंने तो याद नहीं करवाई, पर यार तुम्हें ये तो पता है ना कि पी आता कहाँ है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो MNOP, यानी कि पी किसके बाद आ रहा है, ओ के बाद। ओ की पोजीशन याद करवाई थी या नहीं करवाई थी ई ज्योति से, कि ओ 15 पर आता है तो इसका मतलब 16 पर कौन आएगा, पी। ए किस पर आएगा, 1 पर। आई किस पर आएगा, 9 पर। एन किस पर आएगा, 14 पर। और टी किस पर आएगा, 20 पर। भैया क्या इनका टोटल 80 आ सकता है, तो देखकर तो नहीं लगता, देखकर तो आपको नहीं लग रहा। भैया दोबारा देख लो, 16 और 14 30 और 20 50, 50 और 10 60। तो यानी कि अगर आप इसे सीधा जोड़ रहे हो तो ये नहीं आ रहा। क्या ये रिवर्स में आ रहा है, आपको पता है अगर 16 का रिवर्स आपको लिखना है, अगर पी को रिवर्स में लिखना है, तो उसकी सीधी पोजीशन और उसकी उल्टी पोजीशन दोनों का टोटल 27 होता है। अगर 16 सीधा पे आ रहा है तो उल्टे पर क्या होगा, 11। इसलिए तो मैंने आपको याद करवाए थे। ठीक है, ए किस पर आएगा, 26 पर। आई किस पर आएगा, 18 पर। ए किस पर आएगा, एन 13 पर। और टी किस पर आएगा, 7 पर। क्या अब इसका टोटल आ रहा है, तो 11 और 18, 29, 29 और 7 कितने हो गए, 36, 36 और इसको जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 36 और 13 49, 49 में 26 को जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे, तो 49 और 26 75। भैया 75 टोटल आ गया है ना, नीचे से तो 60 ही आया था, तो 60 तो 80 से बहुत दूर था, 75 फिर भी 80 के करीब आ रहा। तो 75 से 80 बनाने के लिए क्या इन्होंने लेटर के जो जितने भी वर्ड्स हैं उन्हें भी काउंट कर लिया है, कि तो 1 2 3 4 5, हाँ जी बिल्कुल 5 वर्ड्स हैं। तो इस तरीके से 75 + 5 मिलकर शायद 80 बना। अगर यही सेम लॉजिक नीचे भी लग गया तो यकीन मानना फिर आपने लॉजिक क्रैक कर दिया। अब डी की बात करें, भैया डी सीधे नंबर पर 4 पर आता है। अगर सीधी पोजीशन लोगे तो 4 पर आएगा, लेकिन यहाँ तो रिवर्स ऑर्डर लग रहा है, तो 4 नहीं 23 लिया जाएगा। आर वैसे 18 पर आता है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में वो 9 पर आ जाएगा। ओ वैसे सीधे पर 15 पर आता है, लेकिन यहाँ पर 12 पर आएगा। और पी की बात करूँ तो पी आपका 16 पर आता है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में वो 11 पर आता है। रिवर्स ऑर्डर समझ रहे हो ना, जब काउंटिंग जेड से स्टार्ट होती है। ठीक है, बस आपको मैंने तरीका बता दिया था कि दोनों का टोटल 27 होना चाहिए। किसी भी लेटर की सीधी पोजीशन और उसकी उल्टी पोजीशन का टोटल 27 होता है। इसे अगर आप ऐड करोगे 23 + 9 + 12 + 11 तो कितना बनेगा, 23 और 9 32 होता है, 32 और 12 44, 44 और 11 कितना हो गया, 55, है ना। और भैया 4 वर्ड है, तो 4 वर्ड हो गए, तो इसका मतलब 55 + 4 क्या बन गया, 59। हो गया लॉजिक क्रैक या नहीं हो गया। मैंने आपसे बोला था सिर्फ एक बार लॉजिक क्रैक हो जाना। जैसी लॉजिक क्रैक हो जाएगा, अब जल्दी से बता दो मार्केट की क्या डिकोडिंग होगी। अब मार्केट का डिकोडिंग बताओ। भैया एम की उल्टी पोजीशन रिवर्स पोजीशन 14, ए की रिवर्स पोजीशन 26, आर की रिवर्स पोजीशन 9। ठीक है, के की अगर बात करें तो के कौन से नंबर पर आता है बताओ, आई जे और के, यानी कि 11 पर। और 11 की रिवर्स क्या हो जाएगी, 16। ठीक है, ई आपकी रिवर्स पे हो जाएगा 22 और टी का रिवर्स हो जाएगा 7। इन सब का टोटल कर लो, 14 और 26 आपके 40 हो गए। ठीक है, 40 और 9 49, 49 और 16 आपके कितने हो जाएंगे, 49 और 16 ये आपके 65 हो जाएंगे। 65 में आप 22 को जोड़ोगे तो आपका 87 हो जाएगा, और 87 में 7 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 87 में 7 को जोड़ोगे तो आपका 94 हो जाएगा। लेकिन 94 उसके बाद अब लेटर भी जोड़ो, 1 2 3 4 5 6, 94 में 6 लेटर जुड़े, इसका मतलब मार्केट का जो डिकोडिंग होगा वो 100 होगा, और 100 इसका सही उत्तर, 100 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है,
इस तरीके से आपको कोडिंग डिकोडिंग में लॉजिक क्रैक कर कर ही क्वेश्चन का आंसर निकालना होता है। आई होप मैंने यहाँ पर आपको बेसिक बहुत अच्छे से समझाया है और आपको समझ आ गया होगा। आप इस वीडियो को चाहे 1-2 बार और देख लीजिएगा, लेकिन बेसिक स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है? और यकीन मानना, इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपका कोई डाउट रह नहीं जाएगा, इस बात की एश्योरिटी मैं देता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे। ये वाली क्लास थोड़ी लंबी रहेगी क्योंकि इसमें मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग से पूछे गए डिफरेंट वेरियस एग्जाम्स में जितने भी एक क्वेश्चन आए हैं, लगने वाले हर लॉजिक को समझाऊंगा और इसमें वही आपको चाहिए। तो इसमें वही आपको चाहिए। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें।